हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 500 क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आपको जीआरएफ, एसआरएफ या टीजी इंट्रेंस एग्जाम या टीएसजी इंट्रेंस एग्जाम या किसी भी वेटनरी ऑफिसर एग्जाम या कोई नेट क्वालिफाई करना हो, इसमें सारे की सारे जो क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस एग्जाम से या प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट और उनकी लोकेशन जो एग्जाम्स में पूछी गई है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में है, सभी को मालूम है। एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। साथ में आपको इनका हिंदी में फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। जैसे एनडीआरआई को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहते हैं। किसी किसी इंटरव्यू में हिंदी में पूछा जाता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है कहाँ पर लोकेटेड है, और इसको आपको समझ में आना चाहिए कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं। सीआईआरजी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, काफी फेमस है, मथुरा मखदूम में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो हिसार में है। हिसार कहाँ पे है? हरियाणा में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, ये कहाँ पे है? मेरठ में है। अगर हम बात करें एनआरसीसी की, ये कहाँ पर है? बीकानेर में है, नेशनल रिसर्च। अगर हम बात करें एनआरसीसी की, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, ये कहाँ पर है? ये बीकानेर राजस्थान में है। ये आपको याद होना चाहिए। डीपीआर की डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च, ये हैदराबाद तेलंगाना में। एनडीएजीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज करनाल हरियाणा में। और भी इंस्टीट्यूट है जैसे आपको मालूम होना चाहिए। सीएसडब्ल्यूआरआई सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अभिकानगर टॉप राजस्थान में। अगर हम बात करें एनआरसीई की, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, ये कहाँ पर है? हिसार में है, हरियाणा में ही है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट है, ये आपको याद होना चाहिए। ये मोस्टली मैंने वही इंक्लूड किए हैं जो किसी एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है हे और साइलेज। हे और साइलेज के क्वेश्चन कई बार बनते हैं, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछी गई हैं वही इंक्लूड किए हैं। हे आपको मालूम है, कोई भी सन ड्राइड फोडर या सन ड्राइड ग्रास को हे कहते हैं। इसमें जो मॉइस्चर का परसेंटेज है वो 12 से 14% मॉइस्चर जो है इसमें होनी चाहिए। अगर हम बात करें इसके लिए बेस्ट क्रॉप की, तो बेस्ट क्रॉप जो है वो ओट है। देखिए, ये जो है दो टाइप से बनाई जाती है, लेग्यूमिनस फॉडर से और नॉन लेग्यूमिनस से। अगर नॉन लेग्यूमिनस फॉडर से बनाई जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि बेस्ट जो क्रॉप जो है वो हे के लिए वो क्या है? ओट है। अगर आपसे पूछा जा रहा है लेग्यूमिनस हे बनाना है, तो उसके लिए जो बेस्ट क्रॉप जो है वो लूसन है। अगर इसकी बात करें बेस्ट स्टेज की, किस स्टेज पे ये अच्छी से बनती है, वो फ्लोवरिंग स्टेज होती है। साइलेज की बात करें, साइलेज आपको मालूम है ग्रीन फॉडर को जब एनारोबिक कंडीशन में रखा जाता है तो उसको साइलेज कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी फर्मेंटेशन की, तो जो फर्मेंटेशन दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक होता है हमारा ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन। जो डिजायरड फर्मेंटेशन होता है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं स्मेल कॉज करता है, बैड ऑर्डर कॉज करता है। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। तो इस पिक्चर में क्या है कि एक यहाँ पे एक डीप ट्रेंच खोजी गई होगी, उसमें फॉडर डाला जाता है, उसको कवर किया जाता है। कवर इस टाइप से किया जाता है जिससे कोई एयर का एक्सेस नहीं हो, एनारोबिक कंडीशंस मेंटेन हो। इसमें मॉइस्चर का परसेंटेज 60 से 70 होना चाहिए। बेस्ट क्रॉप जो है इसके लिए मेज है। और ये जो होता है बेस्ट स्टेज जो होती है फ्लावरिंग और मिल्क स्टेज के बीच में, वो फॉडर होना चाहिए साइलेज बनाने के लिए। अगर हम साइलेज की बात करें तो साइलेज के और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे साइलेज के पीएच पे पूछे जाते हैं। तो साइलेज जो होता है तीन टाइप का होता है, एक वेरी गुड साइलेज, एक होता है गुड साइलेज और एक होता है फेयर साइलेज। तो इन तीनों के पीएच जो है ना डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अगर हम वेरी गुड साइलेज की बात करें तो 3.2 से लेके 3.5 से लेके 4.2 तक, और गुड साइलेज की बात करें 4.2 से लेके 4.5 तक। अगर फेयर साइलेज की बात करें तो 4.5 से 11, 3.5 से 4.2, 4.2 से 4.5 और 4.5 से 11। अगर इसमें कभी कभी अमोनिया का भी पूछ लिया जाता है कि अमोनिया का परसेंटेज कितना होगा, तो अगर हमारा वेरी गुड साइलेज तो लेस देन 10%, 10 से 15% और 20% से अब फेयर साइलेज में रहता है। ये सारी चीजें आपको बेसिकली याद भी होंगी, लेकिन एक बार रिवाइज होना जरूरी होता है। आगे देखते हैं। इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन साथ में मैंने उनके
हेडक्वार्टर इंक्लूड किए हैं। अगर हम बात करें WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ISO, ISO जो है 1947 में फॉर्म हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगर हम बात करें इनकी फुल फॉर्म की, तो ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये कब फॉर्म हुई थी? हमारा जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तभी ये फॉर्म हुआ था। WHO सभी को मालूम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। FAO, FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945। OIE, ऑफिस इंटरनेशनल डेस्क एप्रोजेटिव, OIE, अभी इसका नाम चेंज कर दिया है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ कर दिया है। तो ये कब फॉर्म हुई थी? 1924 में। कोडेक्स एलिमेंटेशन कमीशन, ये 1963 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली। तो आपको याद होना चाहिए WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा, ISO का हेडक्वार्टर जेनेवा, और WHO का हेडक्वार्टर ये भी जेनेवा। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर रोम एंड इटली। OIE, इसका हेडक्वार्टर पेरिस एंड फ्रांस। कोडेक्स एलिमेंटेशन का रोम एंड इटली। साथ में आपको और भी कुछ याद होना चाहिए, जैसे आपको फसाई का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, और फसाई कब फॉर्म हुई थी? तो फसाई जो हमारी कब फॉर्म हुई थी, वो फसाई एक्ट जब आया था 2006 में। फसाई की फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। और अगर हम बात करें BIS की, तो BIS का जो हुआ था ये कब आया था? 1986 में। और BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, 1986। और भी है, जैसे आप PFA, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, अपेडा 1937। ये डेट्स याद होनी चाहिए आपको। अपेडा का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट। ये टिप्स पे होने चाहिए आपके। MMPO, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992 में आया था, तो ये साथ में याद होना चाहिए। तो WTO 1985, ISO 1947, WHO 1948, FAO 1945, OIE 1924, कोडेक्स एलिमेंटेशन कमीशन 1963, फसाई एक्ट 2006। और अगर हम बात करें BIS की 1986 की, और अपेडा 1937। और अगर हम बात करें PFA, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। आगे देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है और कब मनाया जाता है वो हमें देखना है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, वर्ल्ड वेटनरी डे, अप्रैल का लास्ट सैटरडे को वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, वर्ल्ड रेबिड डे 28 सितंबर, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, डॉक्टर्स डे 1 जुलाई, वर्ल्ड एग डे, ये कई बार पूछा गया है, सेकंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर, जब एग डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 6 अक्टूबर। तो काफी इंपॉर्टेंट है कुछ, जैसे वर्ल्ड एग डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 6 अक्टूबर, वर्ल्ड एनवायरमेंट जो है डे है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो और साथ में आपको इनकी थीम देखनी है कि इस साल इनकी क्या थीम है, वो भी आपको याद करते हुए जाना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कुछ विटामिन हैं, मैंने जितनी इंपॉर्टेंट विटामिन है उनसे क्या क्या डिफिशियंसी डिसीज है वो भी इंक्लूड किए। तो हम देखते हैं विटामिन ए से, सभी को पता है विटामिन ए से क्या होता है। अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस और साथ में न्यूट्रिशनल ग्रोथ इन पोल्ट्री, वो विटामिन ए से होता है। विटामिन डी की बात करें, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, टैंगिन लाइक स्क्वेट इन पोल्ट्री। रिकेट्स जो होता है यंग वंस में होता है, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में होता है। विटामिन ई की बात करें, क्रेजी चिप डिसीज, स्टिफ लैम्प डिसीज, व्हाइट मसल्स डिसीज, मलबेरी हर्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है विटामिन ई। तो विटामिन ई को आप याद करके जाए, केजी चिप डिसीज, स्टिफ लैम्प डिसीज, मलबेरी हर्ट। विटामिन के को एंटी हेमरेजिक विटामिन कहते हैं, और इसके जो नाम्स है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन K1 को क्या कहते हैं, K2 को क्या कहते हैं, K3 को क्या कहते हैं, K2 को मिनरल आयरन कहते हैं, K3 को फाइलोक्विनोन कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अगर बात करें B1 की, तो B1 को थियामिन कहते हैं, और इसकी वजह से पॉलीन्यूराइटिस, मतलब जो नर्व्स होती है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इसकी वजह से जो डिसीज होती है वो स्टार गेजर, मीन जो बर्ड्स है उसकी कर्वेचर इस टाइप का हो जाता है, हेड है उसका जो है टिल्ट हो जाता है। और सेरेब्रोकॉर्टिकल नेक्रोसिस होती है, या पॉलीइंसेफेलोमलेशिया रूमिनेंट्स में, ये डिसीज किसमें होती है? रूमिनेंट्स में। और स्टार गेजर किसमें होती है? ये पोल्ट्री में होती है। तो आपको याद करना है
B1 को थियामिन कहते हैं और उसकी वजह से ये डिसीज होती है। कई बार पूछा गया, अभी हरियाणा वेटनरी ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया। B2 से इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, इससे कर्ल टोई डिसीज होती है, तो जो होते हैं वो कर्ल्ड हो जाते हैं। B5 और B6 की बात करें, इससे बूज स्ट्रिपिंग डिसीज होती है। B3 से नियासिन होता है, B3 को नियासिन कहते हैं, उससे पेलिग्रा होता है डिसीज। B8 को बायोटिन कहते हैं, इससे फैटी लिवर किडनी सिंड्रोम होता है। B12 से पर्निशियस अनीमिया होता है। B3 से स्कर्वी होती है। तो आपको याद रखना चाहिए किस विटामिन से कौन सी डिसीज होती है। विटामिन ए से न्यूट्रिशनल रोग, विटामिन डी से रिकेट्स ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन ई से क्रेजी चिक डिसीज, स्टिफ लैम्प डिसीज, व्हाइट मसल डिसीज, मलबरी हब। विटामिन के इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। B1 B2 काफी इंपॉर्टेंट है। B1 से पॉलीन्यूराइटिस, स्टार गेजर डिसीज, CCN और पॉलीइंसेफेलोमलेशिया। B2 से कर्ल डिसीज। आगे चलते हैं। आगे हम मिनरल्स को डिस्कस करेंगे और उनसे डिफिशिएंसी डिसीज और टॉक्सिसिटी डिसीज, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो ही चीज डिस्कस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। कॉपर, आपको पता है कॉपर काफी इंपॉर्टेंट मिनरल है, और कॉपर जो है उससे इंपॉर्टेंट जो होता है शीप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टीली बोल डिसीज होती है, शीप में होती है। इंजुटिक न्यूरेटल अटैक्सिया, सोवेक डिसीज कहते हैं, वो भी शीप में होता है। फॉलोइंग डिसीज अगर हम पूछें कैटल्स में, तो कॉपरेटरी डिफिशिएंसी की वजह से होती है। जिंक की बात करें, पैराकिटोसिस, सोलन हॉक सिंड्रोम, हॉक जॉइंट जो है वो स्वेलिंग हो जाती है उसकी। मॉलीबॉडनम की बात करें तो फीमोरल हेड नेक्रोसिस। कोबाल्ट की बात करें तो इंजुटिक मैरस्मस होता है। फ्लोरीन की बात करें, डेंटल क्राइस, दांत सड़ जाते हैं। और टॉक्सिसिटी की बात करें तो फ्लोरोसिस होती है, फ्लोरीन का डिप्रेशन होता है। सेलेनियम की टॉक्सिसिटी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है तो उससे ब्लाइंड स्टैगर होता है, और अल्कली डिसीज जो होती है क्रोनिक टॉक्सिसिटी में होती है। तो आपको याद होना चाहिए, अल्कली डिसीज जो है क्रोनिक टॉक्सिसिटी में, ब्लाइंड स्टैगर जो है एक्यूट टॉक्सिसिटी में। फिर भी भूल जाते हैं तो आपको याद क्या करना है, ए और बी, मतलब एक की टॉक्सिसिटी होगी तो ब्लाइंड स्टैगर होगा। ए और बी आपको याद करके चलना है। अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन से जो है डिफिशिएंसी से पिगलेट एनीमिया होता है, आपको मालूम है। और इसकी अगर टॉक्सिसिटी हो जाता है सिड्रोसिस होता है। कैल्शियम से बात करें तो कैल्शियम से सबको मालूम है मिल्क फीवर, पार्चुरेंट पैरासिस कहते हैं, और स्मॉल एनिमल में एक्लैम्पसिया। मैग्नीशियम से लैक्टेशन टिटेनी, लैक्टेशन टिटेनी अगर रूमिनेंट्स में अगर पूछा जाए तो मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी से हो रही है। अगर वही चीज हॉट में पूछा जाए लैक्टेशन टिटेनी किससे हो रही है, तो किसकी डिफिशिएंसी से होगी, कैल्शियम की डिफिशिएंसी से। पाइका, फॉस्फोरस की डिफिशिएंसी से पाइका होता है, हीमोग्लोबिनुरिया होता है। आज पाइका देख सकते हैं, कोई भी एनिमल जब अनयूजुअल चीजें खाता है तो उसको पाइका कहते हैं। आपको याद होना चाहिए कॉपर से क्या होता है, जिंक से। इसमें जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं आपको कॉपर, सेलेनियम और मैग्नीशियम, ये याद होना चाहिए। आगे देखते हैं। क्या मैंने कुछ, हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, आपको ये ईयर्स और एक्ट देखनी है। 500 क्वेश्चन है, एक एक सीरीज में हम इंक्लूड करेंगे। तो बीसीआई, ये पूछा गया था राजस्थान के वेटनरी एग्जाम में, बीसीआई काउंसिल एक्ट या बीसीआई कब फॉर्म हुआ था, तो 1984 में। दोनों चीज, एक्ट भी तभी आया था और बीसीआई वेटनरी काउंसिल जो कब फॉर्म हुआ था 1984 में हुआ था। अगर हम बात करें ब्रीडिंग एंड एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल रूल कब आया था, 2001 में। बेस्टिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। बेस्टिलिटी के लिए कौन सी, किस आईपीसी पैनल से हम पनिशेबल है, तो 337 से, 337 से। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक किससे पनिशेबल है, 272 से। अडल्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स 274 से। और सेलिंग ऑफ अडल्ट्रेटेड फूड और ड्रिंक, मतलब अगर उसमें अडल्ट्रेशन करना है तो आईपीसी 272 से। आप एक बढ़ा दीजिए, अगर उसको बेचेंगे तो 273 से। ऐसे ही उसको सेल करेंगे मेडिसिन और ड्रग को, अडल्ट्रेटर को, तो 275 से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं इसलिए इंक्लूड किए। मिसचीफ जो है आईपीसी 420 से पनिशेबल है। ड्रॉइंग एक्ट 1910 में आया था। ग्लेंडर्स एक्ट 1899 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। तो आपको ये सारी जो एक्ट है ये याद होना चाहिए। आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मिनरल्स और उनकी टॉक्सिसिटी जो एग्जाम से पूछे गए। तो अगर हम बात करें नाइट्रेट, नाइट्रेट का जो एंटीडोट होता है वो मिथाइलिन ब्लू होता है। लीड, डाई सोडियम कैल्शियम इरिडियम, ये ऐसे ही याद करना है आपको, डाई सोडियम कैल्शियम इरिडियम। कभी कभी डाई कैल्शियम सोडियम कर देते हैं, नहीं, डाई सोडियम कैल्शियम इरिडियम। आर्सेनिक, आर्सेनिक का जो एंटीडोट यूज होता है वो बाल या थियोटिक एसिड यूज होता है।
वारफेरिन की टॉक्सिसिटी के लिए विटामिन के देते हैं। ओपीआई ऑर्गेनोफॉस्फेरस की टॉक्सिसिटी में एंटीडोट यूज करते हैं, मस्करिन ब्लॉकर्स यूज करते हैं। जिंक फॉस्फाइड में जो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट देते हैं। कॉपर में अमोनियम मॉलिब्डेट देते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें हमने इंक्लूड किए हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या आपको कोई एडवाइस देनी हो तो आप दे सकते हैं। बाकी जो इसके बाकी क्वेश्चंस हैं, जो बचे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो नेक्स्ट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। टोटल 500 क्वेश्चंस हैं, तो विदाउट आपको कोई वरी नहीं होना है, हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।